आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इंटीग्रेशन, एंड इंटीग्रेशन इज़ अ वेरी ह्यूज टॉपिक। अगर हम मैथ की बात करें, इट्स अ वेरी वास्ट टॉपिक। तो हम पूरा तो करेंगे नहीं इंटीग्रेशन, है ना, क्योंकि पहली बात हम मैथ पढ़ नहीं रहे, और दूसरी बात जो सारा इंटीग्रेशन है फिजिक्स में यूज़ होता भी नहीं है। तो हम सिर्फ वो इंटीग्रेशन का पार्ट करेंगे जो फिजिक्स में यूज़फुल है। ऑब्वियसली मैथ में आप पढ़ ही रहे होगे, शायद आपको ज़रूरत भी ना हो इस वीडियो की, बट स्टिल अगर मैं फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ सो आई हैव टू कवर दिस स्मॉल पार्ट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है। अब पहली बात तो ये है कि अगर मैं आपको ऐसे बताऊं कि जो काफ़ी लोग बताते हैं कि भाई अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालनी है और मुझे वेलोसिटी का फंक्शन दिया हो इन टर्म्स ऑफ टाइम, मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालनी है और वेलोसिटी का फंक्शन दिया हो इन टर्म्स ऑफ टाइम, जैसे वेलोसिटी इज t²+4, तो भाई डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं? इंटीग्रेट कर दो वेलोसिटी को, ठीक है, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ t² + 4 dt, इससे हमारे पास डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी। ठीक है। या फिर मुझे बोले कि भाई मेरे को एक्सेलरेशन का फंक्शन दिया है इन टर्म्स ऑफ टाइम, मुझे वेलोसिटी निकालनी है, तो भाई क्या करो बच्चों, हमेशा आप एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट कर दो, आपको वेलोसिटी मिल जाएगी। ठीक है। दो चीज़ें हैं कि भाई आप वेलोसिटी को इंटीग्रेट कर दो, डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगी, और एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट कर दो तो वेलोसिटी मिल जाएगी। ठीक है। मैं ये बताता और मैं आपको फॉर्मूला लिखता इंटीग्रेशन, फिर बेसिक मैथ बताता कि अगर फंक्शन इस टर्म में दिया हो, फिर मैं आपको मैथ्स के फॉर्मूले बताता जिसको फिजिक्स में अप्लाई करते तो हमारा हो जाता। लेकिन जैसे मैंने डिफरेंशिएशन में बताया था कि चीज़ें क्यों हैं, अगर मैं इंटीग्रेट करूंगा वेलोसिटी को तो डिस्प्लेसमेंट क्यों मिलेगा, या अगर मैं इंटीग्रेट करूंगा एक्सेलरेशन को तो वेलोसिटी क्यों मिलेगी, ये पता होना चाहिए। नहीं भी पता हो, क्वेश्चन आपके हो जाएंगे, है ना, एग्जाम भी क्लियर हो जाएगा, लेकिन बेसिक नॉलेज हमको नहीं होगी तो हमें वो कॉन्फिडेंस नहीं आता। और मेरे हिसाब से अगर आप कुछ पढ़ रहे हो तो वो क्यों हो रहा है ये आप ज़रूर पढ़ो, है ना, वो क्यों हो रहा है, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं ये तो हमें पता है, और क्या कर करके हमारे क्वेश्चन भी निकल जाएंगे, बट क्यों हो रहा है इससे हमें बेसिक नॉलेज आती है। और इफ़ यू रियली लव फिजिक्स तो ये सब हमको नॉलेज बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए मैं सीधे जंप नहीं करूँगा फॉर्मूलाज पे, एंड ये डिस्प्लेसमेंट के लिए वेलोसिटी को रिलेट करते हैं ऐसा नहीं बताऊँगा। पहले बताऊँगा इंटीग्रेशन है क्या, और फिर उसको रिलेट करूँगा फिजिक्स से। ठीक है। तो बच्चों सबसे पहले व्हाट इज़ इंटीग्रेशन, पहले इंटीग्रेशन लिख लेते हैं। इंटीग्रेशन का मतलब देखो, इंग्लिश मीनिंग क्या हो गया? टू एड अप, है ना, इंटीग्रेट करना, इकट्ठा करना, इंटीग्रिटी, सब चीज़ें। ठीक है। तो बेसिकली इंटीग्रेशन का मतलब है आप चीज़ों को एड अप करते हो, ठीक है, सम करते हो। एज्यूम करते हैं, एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल वी हैव अ फंक्शन y, फंक्शन y इज इक्वल टू fx। ठीक है। अब fx का मतलब क्या, कुछ भी हो सकता है, y इज इक्वल टू x² + 2 भी हो सकता है, y इज इक्वल टू 4x + 1 भी हो सकता है, y इज इक्वल टू EX sin x भी हो सकता है, एंड सो ऑन। हमने एक जनरल फंक्शन लिया y इज इक्वल टू fx, y इज अ फंक्शन ऑफ x। तो भाई पहले तो हम करते हैं इसका ग्राफ प्लॉट। अभी इंटीग्रेशन समझ रहे हैं, इंटीग्रेशन है क्या, फॉर्मूले भी नहीं, इंटीग्रेशन है क्या एक्चुअली में, है ना। हमने किया ऐसा ग्राफ बनाया जो टेढ़ा बन गया, फिर सीधा किया हमने, शायद अभी भी टेढ़ा है बट कुछ नहीं होता, बाई एक्स। ठीक है। हमने एक्सिस बनाई, ऑब्वियसली एफ का कुछ कर्व होगा, है ना। इसको प्लॉट कर लिया, कोई भी एक जनरलाइज फंक्शन है, एज्यूम कर रहे हैं हमें कि ऐसा कुछ प्लॉट आया हमारे पास। ठीक है। इतना समझ आया, प्लॉट किए हमने बेसिक। अब मुझे एरिया ऑफ दिस कर्व निकालना है। ठीक है। एक्स एक्सिस और कर्व के बीच में एरिया कितना कवर हो रहा है मुझे वो निकालना है। ठीक है। इंटीग्रेशन का मतलब है एरिया निकालना। क्यों क्यों इंटीग्रेशन मतलब एरिया निकालना, वो मैं आपको बताऊंगा, वो भी बताऊंगा, है ना। अभी के लिए आप समझो इंटीग्रेशन मतलब है एरिया निकालना है इस चीज़ का। ठीक है। तो इंटीग्रेशन को भी साइड में रखते हैं। पहले अगर मुझे एरिया निकालना है इस कर्व का, बाउंडेड बाय एक्सिस एंड दिस कर्व, बाउंडेड बाय एक्सिस एंड दिस कर्व, बाउंडेड बाय एक्स एक्सिस एंड दिस कर्व, तो मैं एरिया कैसे निकाल सकता हूँ? क्या ये मेरे पास स्ट्रेट लाइन्स है? अगर स्ट्रेट होती है ना, अगर कुछ ऐसा ग्राफ होता मेरे पास, ऐसा 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 ऐसा, तो हो सकता है मैं एरिया निकाल भी सकता। ये ट्राइंगल बन गया, ये रेक्टेंगल बन गया, है ना, ये ट्राइंगल बन गया, ये रेक्टेंगल, कुछ भी ट्रेपेज़ियम वगैरह यूज़ करके एरिया निकाल लेता। ठीक है। अब ये कर्व है, लेकिन तो कर्व केस में मैं सीधे सीधे एरिया नहीं निकाल पाऊंगा। ठीक है। तो एक मेथड मैंने यूज़ किया, मैंने कहा ऐसा करते हैं कि पतली पतली स्ट्रिप्स काट लेते हैं, ठीक है, और उनका एरिया निकाल के ऐड कर देते हैं, तो शायद टोटल एरिया आ जाए। तो मैंने क्या सोचा, मैंने कहा कि मैं एक पतली स्ट्रिप यहाँ लेता हूँ जिसकी विड्थ dx है। ठीक है।
अब ये बहुत पतली स्ट्रिप है तो y की दो वैल्यू ना लेकर y की कोई भी एक एवरेज वैल्यू होगी। एवरेज तो मैं वैसे बोल दिया मैंने एवरेज, बट एवरेज भी नहीं, ये बहुत पतली स्ट्रिप है तो आप सोचो y1 y2 में कितना कम डिफरेंस होगा। तो एक्चुअली अप्रॉक्सीमेटली एक वैल्यू ही आएगी, ठीक है। उसको मैंने y1 ले लिया, ठीक है। अब सर ये dx क्या है, देखो x एक्सिस पे क्या है, x ही तो है। अब वो दो पॉइंट्स के मुझे विड्थ लेनी है, आप समझो, ये विड्थ लेनी है। या तो मैं क्या करता x2 माइनस x1, तो विड्थ आ जाती। अब हमने क्या पढ़ा था डिफरेंशिएशन में कि अगर वो डिफरेंस बहुत ही स्मॉल है, x1 x2 बहुत ही पास है, तो उस डिफरेंस को हम क्या ले सकते हैं, dx, d इज़ वेरी स्मॉल। तो स्ट्रिप बहुत स्मॉल है तो इट इज़ dx, विड्थ dx हो गई, एंड ये y1 है, ठीक है। तो क्या मैं लिख सकता हूँ इस स्ट्रिप का एरिया, उसको मैं d से रिप्रेजेंट कर दूँ, d मतलब वेरी स्मॉल, a1 भी लिख सकते हैं, बट a1 लिख दो क्योंकि काफ़ी पतली स्ट्रिप की बात कर रहे हैं। अभी क्या रेक्टेंगल बन गया छोटा सा, बहुत पतली है ना। तो इसका हमने कर्व था, इसको भी नेगलेक्ट कर दिया, उसको बाद में लेंगे, अभी नेगलेक्ट कर दिया, चलो ठीक है। तो रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, y1 इंटू dx। बहुत अच्छी बात है, इतना समझ आया। ऐसे करते हैं, एक स्ट्रिप और ले लेते हैं, इसकी भी थिकनेस विड्थ जो dx हो जाएगी। एज्यूम करते हैं ये जो पॉइंट था ये y2 था, y2, ठीक है। तो इसका एरिया निकाल सकता हूँ मैं, dA2 क्या हो गया, y2 इंटू dx, ठीक है। ऐसे एज्यूम करते हैं, एक स्ट्रिप और ली मैंने इधर, ये बहुत पतली स्ट्रिप्स है, मैं बना इसलिए थोड़ी ब्रॉड हूँ ताकि आपको पता लगे। थिकनेस की भी dx हो गई। एज्यूम करते हैं ये y3 हो गया, समझ आ रहा है। तो dA3 क्या हो गया, y3 इंटू dx, एंड सो ऑन है ना। तो dAn ले लेते हैं एक, yn dx। अब सर ये n क्या है, n एक लास्ट नंबर ऑफ स्ट्रिप है, मतलब नंबर ऑफ स्ट्रिप्स का मैंने नंबर n ले लिया। जैसे अगर 50 स्ट्रिप्स बनाई तो n 50 हो गया, ठीक है। तो ये 50th क्या हो गया, yn, कोई y की वैल्यू होगी उसकी, इंटू dx, ठीक है, इतना हो गया। ओके, अब भाई स्ट्रिप्स के एरिया आ गए। अगर मुझे टोटल एरिया चाहिए तो टोटल एरिया में किस तरह निकालूंगा, क्या मैं ये कर सकता हूँ, टोटल एरिया को मैं ए ले लूँ, dA1 प्लस dA2 प्लस dA3, ठीक है। टोटल एरिया क्या होगा, इन सब एरिया को ऐड कर दें, टोटल एरिया मेरे पास आ जाएगा। अब टोटल एरिया को मैं ऐसे भी ले सकता हूँ ना, dA1 क्या हो गया मेरे पास, y1 dx, dA2 y2 dx प्लस yn dx, ठीक है। इनको सबको लिखा है बस। इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, समेशन ऑफ, जिनको नहीं पता समेशन के बारे में उनको हम बताते हैं कि समेशन का मतलब होता है, ये सिग्मा होता है, सिग्मा, इसका मतलब समेशन, ठीक है। मतलब होता है ये समेशन। समेशन मतलब क्या होता है, ऐड करना, ठीक है। मतलब इसको हम रीड ऐसे करेंगे कि पहले जहाँ पे आई है ना, ये आई की जो रेंज को कंट्रोल करेगी। जैसे इसका मतलब क्या हो गया, पहले आई की वैल्यू 1 रखो, इस एक्सप्रेशन में आई की वैल्यू 1 रखो, क्या आया, मैं आपको चलो यहीं से बताता हूँ। आई की वैल्यू 1 रखा तो y1 dx आया, समेशन है तो फिर प्लस लगाया, आई की वैल्यू 1 रख दी, वो ऑपरेशन खत्म। समेशन किया है तो प्लस लगाया बीच में, आई को 1 से इंक्रीज़ किया तो i2 हो गया। आई ने ऊपर जाके चेक किया कि अरे वो n से छोटा है, एज्यूम कर लो n कुछ वैल्यू 50 वैल्यू है ना, तो आई जो 2 है वो n 50 से छोटा है, तो ठीक है i2 हो गया। अब प्लस लगा दिया था हमने, प्लस के बाद आई की जगह 2 डाल दो, y2 dx हो गया, फिर ये ऑपरेशन 2 वाला खत्म, फिर आई बढ़ के 3 हो गया। अब आई ने चेक किया क्या वो 50 से छोटा है, आई को लगा हाँ मैं छोटा हूँ, तो y की जगह 3, आई की जगह 3 डाल दिया, y3 dx हो गया। बढ़ते बढ़ते प्लस प्लस करते करते जब आई 50 हुआ यहाँ पे बढ़ते है ना, तो y 50 dx हुआ लास्ट वाला, अगर n की वैल्यू 50 ले रहा हूँ मैं, ठीक है। तो y 50 dx करके आई और बढ़ा क्योंकि समेशन था, समेशन मतलब प्लस होता जाएगा और आई बढ़ता जाएगा। तो आई 51 हुआ, आई ने ऊपर जाकर चेक किया क्या मैं 50 से छोटा हूँ या 50 के बराबर हूँ, तो आई को लगा नहीं मैं तो 51 हो गया, मैं तो आई n से बड़ा हो गया, तो वहीं पे आंसर रुक जाएगा। मतलब n की वैल्यू मैं 50 डालता हूँ अगर, तो 50 टर्म्स के बाद ये समेशन रुक जाएगा। एक्चुअली ये बनकर ही आ जाएगा, ध्यान से सोचो आप, यानी ये समेशन होता है, समेशन का मतलब क्या होता है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये बता रहा हूँ बस, ठीक है। बाकी ये टर्म यही लिखी हुई है मैंने, एरिया टोटल ऐड करके ही निकाला हुआ है,
ठीक है, ये साइन के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। अब एरिया मेरे पास इस फिगर का आ गया, इस ग्राफ पे इंक्लूडेड एरिया क्या आ गया, सिग्मा आई इज टू 1 टू आई इज टू एन वाई आई डी एक्स, ठीक है। अब इसमें एक प्रॉब्लम क्या है इस एरिया में, क्या टोटल एरिया है ये, प्रॉब्लम ये है कि क्योंकि ये कर्व है, ऑब्वियसली कोई स्ट्रिप मेरी यहाँ पर होगी, अगर एक स्ट्रिप ऐसी है, ये तो मैंने रेक्टेंगल एज्यूम किया ना, तो रेक्टेंगल करके इतने इतने का तो एरिया आ गया, ये पोर्शन रह गया, ऐसे यहाँ पोर्शन रह जाएगा, ऐसे यहाँ कुछ पोर्शन रह जाएगा। हमने रेक्टेंगल एज्यूम किए थे ना, बट रेक्टेंगल थे तो नहीं, तो उस एरिया को भी इंक्लूड करने के लिए हम निकाल एरिया ही रहे हैं, देखो हम एरिया ही निकाल रहे हैं, उस एरिया को इंक्लूड करने के लिए हमको इंटीग्रेशन यूज़ करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन में क्या होगा, छोटा छोटा एरिया भी आ जाएगा। सर कैसे आएगा, क्यों आएगा, ये अभी नहीं पढ़ रहे हम, ठीक है। तो बेसिकली तो जो एरिया ऑफ द फिगर हो जाएगा, ये मेरे पास इंटीग्रल ऑफ दिस होल वैल्यू। अब हमने इंटीग्रेशन यूज क्यों किया, क्योंकि बचा हुआ एरिया भी हम इंक्लूड कर लें, ठीक है। x टू 0 टू एक्स इज इक्वल टू एन कहीं बोल सकते हो आप, इसको एन की जगह x1 ही लिख लो, क्योंकि एक्सेस की बात कर रहे हैं ना, तो x1 लिख लो तो और भी अच्छा है, x इज इक्वल टू x1, ठीक है। मतलब हमने x0 से स्टार्ट किया और x1 तक इधर हमने ख़त्म किया। तो इसका मतलब क्या है कि ये मेरे पास उस कर्व का y कुछ fx होगा, तो fx और x के बीच में, एक्सिस के बीच में जो बाउंडेड एरिया है वो प्रोवाइड करेगा x0 से x इक्वल टू x1 तक, ठीक है। ये थोड़ा समझ आया, ठीक है। तो अब हमें क्या पता चला कि भाई अगर मैं एरिया निकालना चाहता हूँ किसी फिगर का, तो मैं अगर इंटीग्रेट कर दूँ उस फंक्शन को, है ना, जैसे अगर मेरे पास y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 था, तो y की जगह लिखूंगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 डी एक्स। इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक, जहाँ तक मुझे एरिया निकालना है ना। यहाँ ले लेना आप एक्स एक्सिस पे पॉइंट 0 से 4 तक, 0 से 4 कर दो, है ना, मतलब 0 से 4 x1 लिखा है ना। अभी हम और अगर इंटीग्रेट करेंगे तो आपको समझ आए कि मैं बोल क्या रहा हूँ, ठीक है। तो स्टार्टिंग से अगर एंड पॉइंट तक वो फंक्शन और साथ में dx लगा दो, जो जिस वेरिएबल में वो फंक्शन है, ठीक है, तो उससे एरिया आ जाएगा। इतना हमें समझ आ गया। हमने क्या किया कि भी पहले बोले इंटीग्रेशन होता क्या, हमने बोला एक ग्राफ प्लॉट करते हैं y x के बीच में, कोई फिगर बनाते हैं उसमें कोई ग्राफ प्लॉट करते हैं, इसका टोटल एरिया निकालना है। एरिया निकालने के लिए मेरे पास, क्योंकि ये कोई रेगुलर फिगर नहीं थी, मैंने स्ट्रिप्स काट काट के उनको ऐड किया। ऐड करने की कोशिश में मैं समेशन तक पहुँच गया। ये समझ सिग्मा ने समझाया, मेरा समेशन नहीं होता नॉर्मल, तो मैंने कहा कि स्ट्रिप्स को मैं ऐड करूँ तो मेरे पास टोटल एरिया आ जाएगा। फिर मुझे याद आया ये तो कर्व फिगर है, तो इसमें कुछ एरिया मिसिंग है, उस एरिया को इंक्लूड करने के लिए समेशन डाल के इंटीग्रेशन यूज़ किया। इंटीग्रेशन से क्या होता है, आपके पास वो कर्व्ड एरिया भी इसमें इंक्लूड हो गया, निकाल हम एरिया ही रहे हैं। तो ये आप बोल सकते हो इनकरेक्ट एरिया था अप्रॉक्सीमेशन वाला, ये करेक्ट एरिया, एग्जैक्ट एरिया। अब मुझे रिलेट करना है फिजिक्स के साथ कि भाई सर जब मैं वेलोसिटी को इंटीग्रेट करता हूँ मेरे पास डिस्प्लेसमेंट क्यों आता है, जब मैं एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करता हूँ मेरे पास वेलोसिटी क्यों आती है, ठीक है। तो वो अब हम देखते हैं, ठीक है। पहले मैं क्या रब कर दूँ थोड़ा सा, या ऊपर ही करते हैं, चलो देखो। आप ध्यान से देखना, मेरे पास अगर कोई फंक्शन था y इज इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है, ये y एक्सिस थी, ये x एक्सिस थी, ठीक है। अब मैंने कहा कि इसका एरिया निकालने के लिए, ये एरिया निकालने के लिए मैंने क्या किया, इंटीग्रेशन ऑफ y dx। ध्यान से देखना इसको जो मैं बोल रहा हूँ। इससे एरिया आ गया। अगर मेरे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता, ये एरिया क्या देता है मेरे को, हमें पता है क्या देता है हमको, ये डिस्प्लेसमेंट, देता है। तो अगर मुझे एरिया निकालना है तो क्या वो हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ y लिखा था मैंने जो y एक्सिस पे था, है ना y, यहाँ y एक्सिस पे क्या है v dx क्या लिखा, जो x एक्सिस वाला वेरिएबल, x पे x था तो dx लिखा। अब यहाँ पे t है v dt,
अच्छा, अब एरिया देता क्या है मुझे, हमें क्या पता है वी टी ग्राफ का एरिया क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट। ये की जगह एस लिख दो आप, एस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वी डी टी। समझ आया कुछ, समझ आया है ना। मैंने आपको सीधे सीधे तो नहीं बताया कि भाई अगर आप वेलोसिटी को इंटीग्रेट करो तो आपके पास डिस्प्लेसमेंट आएगी, नहीं बताया, मैं बताना भी नहीं चाहता था। प्रूफ किया है कि क्यों आएगी डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी को इंटीग्रेट करो तो क्यों आएगी। इंटीग्रेशन क्या है, एरिया। एरिया कैसे, एरिया को किस तरह से हमने इंटीग्रेशन में चेंज कर दिया, देखो। ठीक है बच्चों, समझ आ रहा है। हमने किया क्या, मैंने आपको बताया कि भाई एरिया ऑफ कर्व निकालना है हमको, तो उसमें हम समेशन करते हैं। समेशन अब कैसे इंटीग्रेशन में चेंज होगा ये बताया। अब वो इंटीग्रेशन को हमने यूज़ किया आगे जाके, कैसे यूज़ किया, अब हमने उस इंटीग्रेशन को यूज़ किया कि भाई वीटी आपका एरिया क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट देता है। ठीक है, कुछ आपने लर्न नहीं करना, ये पूरी चीज़ें समझनी, हाँ समझने के बाद वी कैन लर्न ऑब्वियसली। अब ऐसे अगर और मेरे को यहाँ पे 0 से t1 टाइम ड्यूरेशन के बीच में निकालना डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ पे मैं लिमिट्स लगा दूंगा 0 to t1। ये हम पढ़ेंगे इंटीग्रेशन में कि डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या होती है, इंडेफिनेट क्या होती है, बट अभी तो ये आपको बेसिक समझ आना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे ही अगर देखो, अब आप अगर ऐसे ही देखो मेरे पास अगर एटी ग्राफ हो, कुछ कर्व ऐसा हो, ठीक है। अब इसका एरिया क्या देता है हमको, वेलोसिटी चेंज, बट फिजिकल क्वांटिटी लेते हैं, वेलोसिटी देता है ना, वेलोसिटी चेंज देता है, बट मैंने कहा फिजिकल क्वांटिटी की बात कर रहे हैं अभी। तो एरिया इज वेलोसिटी, एरिया ऑफ द ग्राफ है ना, एरिया वेलोसिटी देता है, तो मैंने वेलोसिटी लिख लिया, या सीधा लिख लो आप, चलो एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, इसका कैसे निकलेंगे, एरिया कैसे होता था, वाई जो वाई एक्सिस पे, वाई जो वाई एक्सिस पे, एक्स जो एक्स एक्सिस पे था उसका डी एक्स है ना, तो डी मतलब डी टी, तो एरिया ए डी टी होगा। अब ए टी ग्राफ का एरिया देता क्या है, वेलोसिटी, डिफरेंस देता है, डिफरेंस देता है। अभी हम फिजिकल क्वांटिटी बात कर रहे हैं, अभी वैसे बोल रहे हैं डिफरेंस या सम, ऐसा कुछ नहीं, फिजिकल क्वांटिटी तो वेलोसिटी देता है ना, ए डी टी। अब भाई कहाँ से कहाँ निकालना है मुझे, यहाँ से यहाँ निकालना, चलो t1 t2, तो t1 से t2 लगा दो, इंटीग्रेशन में पढ़ेंगे ये, मतलब t1 से t2 के बीच में कितना वेलोसिटी चेंज है, बेसिकली हमको एरिया वो प्रोवाइड करता है। तो देखो सीधा अब वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, अगर हमसे पूछा जाए कि व्हाट विल बी द चेंज इन वेलोसिटी, या अगर फिजिकल क्वांटिटी की बात करें व्हाट इज वेलोसिटी, तो आप बोलोगे ऐसे को इंटीग्रेट कर देंगे। बट क्यों करेंगे इंटीग्रेट, अभी हमको ये पूरे से समझ आए क्यों करेंगे इंटीग्रेट। ठीक है, तो मेरा मोटिव ये होता है कि आपको समझाया तो जाए कि मैथ से यूज़ होती है फिजिक्स में, बट क्यों यूज़ होती है, उसके पीछे रीज़न क्या है वो ज़रूर बताया जाए। जैसे मैंने बताया था डिफरेंशिएशन में, देख सकते हो वीडियो है ना डिफरेंशिएशन वाली, तो इसलिए क्योंकि सब बोलेंगे कि वेलोसिटी डी एस बाई डी टी, बट क्यों डी एस बाई डी टी, क्यों भाई क्यों, तो वो क्यों के लिए ये सब था। ठीक है, तो आपको समझ आ गया हमको। तो ये सब तामझाम इसलिए किया था कि आपको समझ आ जाए कि मुझे जब भी डिस्प्लेसमेंट निकालनी हो, दैट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ वी डी टी, मुझे जब भी वेलोसिटी निकालनी हो ए डी टी, ठीक है, तो ये आपको लर्न होने चाहिए, याद होने चाहिए। ठीक है, तो कई बच्चे सर वेलोसिटी नहीं, वेलोसिटी चेंज, अरे फिजिकल क्वांटिटी की बात है, फिजिकल क्वांटिटी तो वेलोसिटी है ना, उसका चेंज है वो अलग बात है। ठीक है, तो ये फॉर्मूले हैं, अब हमको याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये था बेसिक आपका इंटीग्रेशन का, कि हाउ तो नहीं, वाई वी यूज़ इंटीग्रेशन, एंड क्या रीज़न है कि मैथ इसमें फिट हो जाता है, हवा में नहीं फिट होता, इसके पीछे रीजंस हैं इतने सारे, एरिया वेरिया सब रीज़न है, फिजिक्स और मैथ का मिक्सर करके ही कुछ वैल्यू पता होना चाहिए हमें कि क्यों फिट होता है ना, कैसे होता है, ये तो हम कर देंगे, ये फॉर्मूला लगा दिया वो लगा दिया। ठीक है, तो ये मुझे बेसिक लगा था समझाने को, तो हमने ये समझा दिया आपको। ठीक है, अब हम फॉर्मूले करते हैं। ठीक है, और हाँ को इसको ऐसे भी समझ सकते हो वैसे तो आप, ये दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है ना, देखो पता है ना आपको कि वेलोसिटी होता है डी एस बाई डी टी, तो डी एस क्या हो गया, वी डी टी। तो अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालनी है, इंटीग्रेशन ऑफ वी डी टी हो गया,
है ना, मतलब तरीके कई समझने के हैं, ये हमें पता है, हमने किया था डिफरेंशिएशन में यूज़ किया था। तो ऐसा भी याद कर सकते हो, कैसा भी याद कर लो। ठीक है, इंटीग्रेशन का मतलब है देखो डी एस को इंटीग्रेट किया, एस क्यों आया, डी एस का मतलब छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट, सबको मिला के नेट डिस्प्लेसमेंट आ गया मेरा एस। समझो ना कि मैंने इससे डी एस को अपने एस क्यों लिख दिया। इंटीग्रेशन मतलब समेशन ऑफ छोटा 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 डी एस, टोटल मिला के एस आ गया। ठीक है, तो चलो अब हम ये तो फिजिक्स वाला पार्ट खत्म हुआ, अब हम मैथ वाला पार्ट शुरू करते हैं। ठीक है, पॉज करके मैं बताता हूँ। तो जो बेसिक बेसिक फॉर्मूले हैं मैथ्स, अब हम मैथ्स वाले पार्ट पे आ गए हैं। ठीक है, तो मैथ में तो फॉर्मूले ही हमने करने होते हैं, तो फॉर्मूले कर देख लो जल्दी से क्या होता है। हमने पढ़े थे डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले, इंटीग्रेशन के पढ़ते हैं। ठीक है, फर्स्ट फॉर्मूला आप मान लो कि अगर आपके पास एक्स एन डी एक्स गिवन है, ठीक है, जो वेरिएबल होगा यहाँ पर भी डी उसी वेरिएबल का आएगा, ध्यान रखना। ठीक है, तो अगर एक्स एन डी एक्स गिवन है तो इसका जो इंटीग्रल होता है दैट इज़ एक्स एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी। देखो इंटीग्रेशन मतलब एरिया होता है ना, इसने कुछ लिमिट, देखो यहाँ पे लिमिट हो ना, अगर फ्रॉम 1 to 4, मतलब मुझे 1 से 4 के बीच का एरिया निकालना, तो मुझे पता है कितना एरिया फिक्स वैल्यू आएगी। इधर लिमिट ही नहीं है तो मुझे पता ही नहीं कितना एरिया आएगा, आप समझ रहे हो। तो इसके लिए ना इसका वैल्यू करके ना प्लस सी करते हैं, सी मतलब सी इज सम कॉन्स्टेंट, सी इज सम कॉन्स्टेंट। या आप इंटीग्रेशन में अच्छे से पढ़ोगे जब मैथ में पढ़ोगे। ठीक है, ठीक है, तो अब जहाँ पर क्या हो रहा है, हाँ, जहाँ पर ये इसको ना लिमिट्स बोलते हैं, लिमिट्स, लोअर लिमिट अपर लिमिट, जहाँ पर लिमिट नहीं होती इनको बोलते हैं हम इनडेफिनेट इंटीग्रल, इनडेफिनिट इंटीग्रल्स। ठीक है, पहला तो हमारा ये एक फॉर्मूला बन गया। ठीक है, इस एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल मतलब जैसे अगर मेरे पास हो इंटीग्रेशन ऑफ x4 dx, तो ये क्या हो जाएगा, x n+1 था ना, n+1 जो x की पावर थी, 4+1 अपॉन 4+1 प्लस सी, मतलब x5 अपॉन 5 प्लस सी। ठीक है, सेकंड ले लो आप, x की पावर 2/3 dx, तो ये क्या बन गया, 2/3 प्लस 1, 2/3 प्लस 1 प्लस सी, मतलब x 5/3 5/3 प्लस सी। ठीक है, ठीक है, ऐसे कुछ भी हो जाए आपका, एक्स रेज़ टू द पावर कुछ भी ले लो आप, कुछ भी ले लो, कुछ भी ले लो। हाँ, ऐसा कर दो, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स डी एक्स, इसका मतलब क्या हो गया, एक्स हाफ डी एक्स, इसका मतलब क्या हो गया, एक्स हाफ प्लस वन प्लस सी 3/2, ये भी 3/2 हो गया, तो 2 मल्टीप्लाई ऊपर जाके प्लस सी। समझ आ रहा है ना, एक्स की पावर एन हो तब आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो। अच्छा, अब देखो एक और, 1/x dx, तो इसका क्या हो जाएगा, एक्स के -1 dx, इसका क्या हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया, नहीं ये नहीं हो गया, क्यों, कि क्या बन गया है ये, एक्स की पावर 0 डिवाइड बाय 0 प्लस सी 0, ये क्या हो गया, नॉट डिफाइंड। तो x इसमें n कैन नॉट बी -1, वैसे को छोड़ के n कुछ भी हो सकता है, कैन नॉट बी -1। अगर n -1 हुआ तो इसका हमने अलग से इंटीग्रल डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, मतलब मेरे पास जब भी 1/x dx होगा तो इसका आंसर मेरे पास log e mod x प्लस सी आएगा। इसको आपने सेकंड लिख लो, सेकंड 1/x log e mod x प्लस सी। अब मॉड क्यों है, क्योंकि log की प्रॉपर्टी होती है कि जो log में हम x डालते हैं ना, दैट कैन नॉट बी नेगेटिव, log हमेशा पॉजिटिव के लिए ही डिफाइंड है। तो अगर बाई चांस यहाँ पे कुछ x नेगेटिव में हो तो वो पॉजिटिव में होकर उसका आंसर आता है। ठीक है, तो आपको ये समझ आ गया होगा, log e x प्लस सी याद कर लेना, मतलब x की पावर n के सब फॉर्मूले ये है। इन केस अगर आपको x की पावर -1 आता है तो आप ये फॉर्मूला नहीं लगाओगे, तो आप log वाला लगा दोगे। ठीक है, ओके। एक बार इसको ना आप डिफ्रेंशिएट करो रिस्पेक्ट टू x, देखो क्या आएगा,
यहाँ करते हैं, ठीक है। इसका डी बाई डी एक्स निकालते हैं, तो अलग अलग कर सकते हैं। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स 5/5 प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ सी। 1/5 तो बाहर आ गया, ठीक है। एक्स के पार 5 बचा, क्या होता था, एन एक्स एन माइनस वन, भूल गए, क्या याद है, एन एक्स एन माइनस वन होता था ना, ठीक है, प्लस 0, ये तो कांस्टेंट है, क्या बचा, एक्स की पावर 4, क्या बचा, एक्स की पावर 4, एक्स की पावर 4, एक्स की पावर 4। ये क्या हुआ, अगर हमने इंटीग्रल की वैल्यू को, इंटीग्रेशन को डिफरेंशिएट किया तो मेरे पास दोबारा वो वैल्यू आ गई। मतलब इंटीग्रेशन इज रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन रिवर्स फॉर ऑफ डिफरेंशिएशन। आप जब किसी फंक्शन को इंटीग्रेट करते हो ना, जो वैल्यू आती है उसको दोबारा डिफरेंशिएट करो, पुरानी वैल्यू आ जाएगी। समझ आ रहा है ना। लॉग एक्स का किया था हमने, क्या था लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन, क्या था याद है, 1/x। इंटीग्रेट कर दिया था, याद है। लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x था, ठीक है। 1/x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, लॉग एक्स। बात समझ आ रही है। तो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन आर जस्ट अपोजिट टू ईच अदर, जस्ट रिवर्स ऑफ ईच अदर, ठीक है। बाद में एक्चुअली हम ये याद रखते नहीं, हमें फॉर्मूले याद हो ही जाते हैं, बट स्टिल आप थोड़ा देख सकते हो, ठीक है। तो अगर कहीं आपको दिखाई दे कि भाई इंटीग्रेशन रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन, तो घबराना नहीं कि वो होता ही है, ठीक है। इतनी समझ आ गया। तो 2 पॉइंट मेरे पास आए, फर्स्ट इज दिस फॉर्मूला, सेकंड इज दिस फॉर्मूला, ठीक है। चलें आगे। मुझे मैं बार बार कह रहा हूँ कि हम इंटीग्रेशन का एक छोटा सा पार्ट करें। इंटीग्रेशन बहुत बड़ा टॉपिक है, आपको पता है, मैथ्स जिन बच्चों ने किया हुआ उनको पता है कितना बड़ा टॉपिक है, जिन्होंने नहीं किया उनको बता रहा हूँ कि बहुत बड़ा टॉपिक है, और इससे काफ़ी तरह के आपके ना डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस होते हैं, सब्स्टिट्यूशन एंड ऑल, लेकिन हम उतना ही कर रहे हैं जितना हमको रिक्वायरमेंट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। थर्ड फॉर्मूला डी एक्स का इंटीग्रल, क्या मैं वैसे लिख सकता हूँ, तो वही बन गया एक्स की पावर एन वाला काम। कौन सा बन गया ये, एक्स एन डी एक्स। क्या होता था, एक्स n+1/n+1 प्लस सी, लगा दो यहाँ पे, इसमें n क्या 0 है, तो क्या बनेगा, x 0+1/0+1 प्लस सी, मतलब x प्लस सी। पता नहीं वीडियो बंद हो गई थी शायद ना, वो स्पेस प्रॉब्लम दोबारा। मैंने कहा जब भी इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स आता है तो आपके पास x आता है प्लस सम कांस्टेंट c, ठीक है। तो इंटीग्रल ऑफ डी एक्स इज ऑलवेज एक्स, या इंटीग्रल ऑफ डी टी इज ऑलवेज, देखो वेरिएबल में x ले रहा हूँ इसमें हर केस में। अगर आपके पास ऐसा हो ना, जैसे मैंने क्या एज्यूम किया, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा था कि अगर जो भी वेरिएबल है उसके हिसाब से फॉर्मेट चेंज मतलब कि वेरिएबल चेंज कर लेना। अगर आपके पास ऐसा है कुछ पी एन डी पी, तो ये क्या बन जाएगा, Pn+1/n+1 प्लस सी। समझ रहे हो ना, इसका वेरिएबल का फर्क नहीं पड़ता। मैं सब कुछ एक्स में बता रहा हूँ, ये नहीं कि एक्स में सिर्फ एक्स में होगा, किसी वेरिएबल में भी हो सकता है इंटीग्रेशन, ठीक है। ओके, तो ये भी हो गया मेरे पास, ठीक है। अगर मेरे पास डी एक्स की बना तो उसका वही वेरिएबल आंसर आ जाता है, ठीक है। जैसे इसको भी करें थोड़ा सा रिलेट डिफ्रेंसिएशन से, आपके पास ये क्या मतलब हुआ इसका, 1 dx हो गया, मैंने कहा एक्स आंसर एक्स प्लस सी। इसको करो आप डिफ्रेंशिएट करो, d/dx ऑफ एक्स प्लस सी, क्या हो जाएगा, d/dx ऑफ एक्स प्लस d/dx ऑफ सी। इसका तो 1 होता है, ये 0, आंसर 1 ही आ गया। सो इंटीग्रेशन जस्ट रिवर्स द प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। थोड़ा सा फील लेकर आओ, है ना। ओके, थर्ड था ये, पता नहीं थर्ड पर गया था, थर्ड था। फोर्थ, इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स प्लस सी।
डिफरेंशियल भी एक्स का एक्स होता है, इंटीग्रेशन में भी एक्स का एक्स ही होता है, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें, ठीक है, छोटे छोटे फॉर्मूले हैं, इसको आप याद होने चाहिए, ठीक है। अब फिफ्थ ये कर लो कि अगर आपके पास कोई भी कांस्टेंट है, एज्यूम करो कि आपके पास एक है के एफ एक्स, इसका इंटीग्रेशन निकालना है आपको, तो ना कांस्टेंट के कांस्टेंट है वो बाहर निकाल लेना, एफ एक्स डी एक्स हो जाएगा। मतलब क्या है, मतलब 3 एक्स की पावर 4 डी एक्स, इसे क्या हो जाएगा, 3 को बाहर निकाल लो, एक्स की पावर 4 डी एक्स, तो क्या हो गया, तो क्या हो गया, आंसर आ गया, ठीक है। समझो ना, जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल लो आप, समझ रहे हो ना बच्चों, ठीक है। तो कांस्टेंट बाहर निकालेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। इस तरह की चीज़ें होती हैं। और अब समेशन वगैरह की भी बात करेंगे, उससे पहले थोड़ा सा ये समझ लो आप, ये सब हम कर रहे हैं इनडेफिनिट इंटीग्रल्स, जिसमें नो लिमिट, कोई लिमिट्स नहीं है, जो है ना यहाँ लिमिट्स होती हैं, तो लिमिट्स बोलते हैं, कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना है एंड ऑल, तो इधर कोई लिमिट नहीं थी, ये इंडेफिनिट इंटीग्रल्स बनता है, इंडेफिनिट इंटीग्रल्स, ठीक है। डेफिनेट में भी जो होगा फॉर्मूले सब सेम रहेंगे, सिर्फ हमें लास्ट में वैल्यूज़ लगानी पड़ती हैं उसमें, ठीक है। कि अगर मुझे भाई वेलोसिटी को इंटीग्रेट करना है, ठीक है, और जो लिमिट गिवन है आपका है कि फ्रॉम टी इज इक्वल टू 2 टू टी इज इक्वल टू 4 सेकेंड्स, तो उसमें लिमिट कैसे अप्लाई करेंगे, इंडेफिनिट में तो आंसर तो आ जाएगा हमारा, ठीक है। वो अब देखते हैं, थोड़ा सा पॉज कर दूँ, जैसे अभी लिखते हैं इसको डेफिनेट इंटीग्रल्स, डेफिनेट इंटीग्रल, डेफिनेट राइटिंग बहुत अच्छी है ना, एक्स की पावर 4 डी एक्स 3 to 6, पहले नॉर्मल इसकी इंटीग्रेशन करो, नॉर्मल क्या होता था, एक्स की पावर 4+1 डिवाइड बाय 4+1, अब यहाँ सी नहीं लगाना, इधर सी नहीं लगेगा, है ना, इसकी वैल्यू आएगी प्रॉपर, तो क्या है ये, एक्स की पावर 5/5, अब यहाँ पे 3 लिखो, यहाँ पर 6 लिखो, ऊपर वाला ऊपर, नीचे वाला नीचे। अब करो क्या, पहले अपर लिमिट को इसमें पुट करो, एक्स की जगह ना पुट करो 6 को, 6/5 माइनस लोअर लिमिट पुट करो इसमें 3/5, तो ये आंसर आ जाएगा, जो भी सॉल्व करके आएगा, समझ आया। जैसे 1/x dx, ये है 2 से लेकर 6 तक इंटीग्रेट करना है मुझे, ठीक है। तो पहले तो 1/x का निकालो, क्या होता है, log x, सी नहीं लगा, सी नहीं लगाना है, क्योंकि डेफिनेट है तो सी नहीं आएगा, ठीक है। ऐसे करो, ब्रैकेट सा बनाओ और नीचे लिखो 2 से 6, पहले अपर लिमिट पुट करो इसमें, कहाँ पे, x की जगह पुट करनी है, माइनस लोअर लिमिट पुट करो, ठीक है। तो लॉग की प्रॉपर्टी होती है log m log n इज log m/n होता है बेसिकली, ठीक है। लॉग की प्रॉपर्टी, चलो वो छोड़ो, समझ आ रही है ना बात, है ना, ex dx 10/20, ये तो एक्स ही होगा, आंसर है। तो डेफिनेट इंटीग्रल्स में सी नहीं लगाएंगे, एक प्रॉपर वैल्यू बनकर आएगी, ठीक है। आगे डेफिनेट कैसे यूज़ होना है, कई बार हम इनडेफिनिट को यूज़ करते हैं पहले, फिर सी की एक वैल्यू निकालते हैं, कुछ कंडीशंस दिए तो उनको पुट करके, वो सब जब क्वेश्चन करेगा तब समझ आएगा। अभी मैं आपको मैथमेटिकल समझा रहा हूँ कि इंटीग्रेशन में क्या क्या चीज़ होती है,
ठीक है बच्चों, ये डेफिनेट इंटीग्रल्स हो गए हमारे पास। ठीक है, अब जो इंपॉर्टेंट चीज़ है दैट इज ट्रिगोनोमेट्रिक इंटीग्रेशन। इसके लिए मैं ये रब करके एक फॉर्मूला पूरा नेक्स्ट शीट पे लिखता हूँ। ठीक है, जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट यूज़ होने वाले हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहा होगा, थोड़ा माइंड ओपन करके देखना इसको। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज की इंटीग्रेशन कैसी होती है? फर्स्ट लिखो आप, साइन एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कॉस एक्स प्लस सी। डिफरेंशिएशन में माइनस लगता है ना, इसमें माइनस लगता है। ठीक है, माइनस कॉस एक्स प्लस सी। ठीक है, दूसरा लगाओ, कॉस एक्स डी एक्स का क्या होता है? साइन एक्स प्लस सी। यहाँ माइनस नहीं आएगा। ठीक है, डिफरेंशिएशन का रिवर्स सा हो रहा है कुछ। थर्ड करो, टेन एक्स का क्या होता है? अब इसमें थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, लॉग ई सीकेंट एक्स प्लस सी, या इसको आप ना लॉग ई माइनस लॉग ई कॉस एक्स भी लिख सकते हो, लॉग की प्रॉपर्टी यूज़ करके। मतलब मैं क्या क्या कह रहा हूँ, ये ऐसे होगा आपका। सीकेंट क्या होता है? 1 कॉस एक्स। ठीक है, मैं लिखता गया और मुझे पता नहीं चला वीडियो बंद हो चुकी है, बंद रिकॉर्डिंग है। प्रॉब्लम बहुत आ रही है, रिकॉर्डिंग बहुत प्रॉब्लम आ रही है और मुझे गुस्सा भी आ रहा है बहुत। चलो, ये फॉर्मूले तो आपने याद ही करने हैं, तो मैं आपका करवाई दूँ। अब दोबारा तो जब करके लिखूंगा नहीं सारे। तो हम यहाँ तक, मैंने यहाँ तक लिखा था शायद, लॉग की कॉस 1/x है ना, तो कॉस एक्स की पावर -1 हो गया। लॉग की प्रॉपर्टी क्या होती है कि जो भी पार में होता है ना वो आगे आ जाता है। तो ये फॉर्मूला बन गया आपका माइनस लॉग की कॉस एक्स प्लस सी। तो ये दोनों फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो आप। ठीक है, फिर मैंने क्या बोला था आपको, फिर मैंने एक्चुअली बोलता रहा था, मैं एक्चुअली 10 मिनट हो गए बोलते हुए, मुझे पता वीडियो नहीं चल रही। पर चलो ठीक है, कॉसिंग एक्स एक डी एक्स का क्या हो जाएगा? लॉग ई कॉसिंग एक्स प्लस कॉट एक्स माइनस लॉग ई कॉसिंग एक्स प्लस कॉट एक्स। ठीक है, ये आपको चलो याद होनी चाहिए। ऐसे सीकेंड एक्स डी एक्स का क्या हो जाएगा? लॉग ई सीकेंड एक्स प्लस टेन एक्स। ठीक है, कॉट एक्स का क्या हो जाएगा? लॉग ई माइनस लॉग ई साइन एक्स। ठीक है, अब ये तो बेसिक हो गया। देखो, साइन कॉस टेन कॉसिकेंट सीकेंट कॉट। ठीक है, जो बेसिक 6 आपके पास डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। अब कुछ स्पेशल फंक्शंस का इंटीग्रेशन याद करने के लिए ईजी हो जाता है। सीकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स टेन एक्स प्लस सी। देखो, वैसे हम बोलते हैं कि जो इंटीग्रेशन है इट इज़ रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन और डिफरेंशिएशन इट इज रिवर्स ऑफ इंटीग्रेशन। बट हमको दिखता कहीं है कि जो क्लियरली दिखता है, जैसे यहाँ दिख रहा है। टेन एक्स का आप डिफरेंशिएट करते हो क्या आता है? सीकेंट स्क्वायर एक्स। सीकेंट स्क्वायर इंटीग्रेट करोगे आएगा 10x। तो साफ साफ दिख रहा है, तो ये आपको लर्न करना बहुत ईजी है। होता रिवर्स हर केस में है, बट आपको दिखता कहीं। ठीक है, एट्थ सेकेंड स्क्वायर का हो गया। ठीक है, अब कॉसिंग एट स्क्वायर का, माइनस कॉट एक्स प्लस सी। ठीक है, सीकेंट एक्स टेन एक्स डी एक्स। सोचो किसका डिफरेंशिएशन सीकेंट एक्स टेन एक्स होता था? सीकेंट एक्स। ठीक है, 10। कॉसिंगेंट एक्स कॉट एक्स क्या होना चाहिए इसका? सोच के देखो, माइनस कॉसिकेंट एक्स सी। पर ये सारे ना लिस्ट आपको बुक में भी मिल जाएगी, तो ज़रूरी नहीं कि इधर से देख के करना है। ठीक है, मैंने अपने एंड पे आपको बता दिए, बुक्स में आपको पूरी लिस्ट मिलेगी। फिर उसमें कुछ और भी एक्स्ट्रा फॉर्मूले मिल जाए, वो भी कर सकते हो आप। ठीक है, तो फिजिक्स में कुछ लिमिट नहीं है ना कि कहाँ तक इंटीग्रेशन कर रहे हैं। बेसिक यूजुअली मैंने आपको वो बताया। ठीक है, और वैसे यहाँ पे इतनी ज़्यादा रिकॉर्डिंग स्टॉप हो रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि फ्लो बन पा रहा है नहीं बन पा रहा। बट आई होप आपको समझ आएगा, क्योंकि इस बार एक्चुअली मैं आपको बताऊँ, पूरी वीडियो में अभी तक मेरे 8-10 बार रिकॉर्डिंग बंद हो चुकी है, मैं पता नहीं चला। तो मैं कट करके बार बार वो जोड़ूंगा है। तो अगर फ्लो नहीं हुआ ना तो सोच लेना कि मैं तो कोशिश कर रहा था, बट ये रिकॉर्डिंग ही नहीं हो पा रही थी ना। तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा ये सब चीज़ें। ठीक है, ये फॉर्मूलेज हैं हमारे। ठीक है, इसको आप याद कर लेना। अब बात करते हैं अलजेब्रा ऑफ इंटीग्रेशन की। जैसा हमने डिफरेंशिएशन में अलजेब्रा किया था ना, वैसा ही है, कुछ अलग नहीं है इसमें। ठीक है, जैसे
एडिशन सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन आपके पास एक क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x dx। सेम हम वैसा ही करेंगे, सेपरेट कर लेंगे। क्या कर दिया सर, देखो एक्स स्क्वायर क्या हो गया, एक्स एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, एक्स टू प्लस वन अपॉन टू प्लस वन, है ना, ये तो एक्स एन बन गया। 4 को बाहर निकाल लिया, एक ही स्टेप में कर दिया सब कुछ मैंने, है ना। 4 को बाहर निकाल लिया, कांस्टेंट था, ऐसा क्या होगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2। सी मैंने दोनों का, सर यहाँ का सी किधर गया, अरे कांस्टेंट तो कांस्टेंट है ना, दोनों मिला के एक बार तो ऐसे करो ना, ऐसा करो, चलो इसका सी लिख दो C1, इसका सी लिख दो C2, ये भी तो कांस्टेंट है एक, तो क्या आ गया, x³ प्लस 2x स्क्वायर प्लस सी। जैसे एज्यूम करो आपका कुछ ऐसा था, 1/x प्लस 2 sin x dx, क्या करोगे, अलग अलग कर लो, 1/x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2 sin x dx, दोनों x का क्या होता है, log x, 2 को बाहर निकाल लो, बचा sin x, साइन का क्या होता है माइनस cos x, प्लस मत लिख देना, डिफरेंशियल इंटीग्रेशन के फॉर्मूले ना कई बार कंफ्यूजिंग होते हैं, ध्यान से करना, प्लस सी। समझ आया। ऐसे अगर आपके पास बीच में सब्ट्रैक्शन भी हो तो भी सेम हो जाएगा, cos x माइनस साइन x माइनस EX प्लस 4, क्या करोगे, अलग अलग कर लो, cos x dx माइनस साइन x dx, समझ आ रहा ना, cos का क्या होता है माइनस साइन, नहीं इंटीग्रेशन में साइन होता है, साइन का क्या होता है माइनस cos x, EX का तो EX होता है, ऐसा लिख लो, एक स्टेप और बढ़ा दिया मैंने, है ना, साइन x प्लस cos x माइनस EX प्लस 4x प्लस सी, dx का x होता है ना। ठीक है बच्चों, मतलब आपके पास जब अलजेब्रा हो तो एडिशन सब्ट्रैक्शन में इंडिविजुअल अलग अलग कर लेते हो, जैसे आप डिफरेंशिएशन में करते थे। अब बच्चों मल्टीप्लिकेशन करते हैं, है ना, अगर दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन हो जाए, मल्टीप्लिकेशन अगर आपके पास कुछ ऐसा हो, fx इंटू जी एक्स डी एक्स, इससे क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन और टोटल में dx। अजीब सा लगा सर, क्या ये फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन कर दिया आपने, फिर डिफरेंशिएशन यूज़ कर दिया, इंटीग्रेशन यूज़ कर दिया, चक्कर क्या है सर। देखो चक्कर ये है कि इसमें ना फॉर्मूला है ये मेरे पास ना, कि फर्स्ट फंक्शन कोई दो फंक्शन है ना, कि कोई भी आपके पास दो हैं, जैसे कि आप मान सकते हो इसमें x साइन x dx ऐसा कुछ है, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में तो हमें तो पता नहीं मल्टीप्लिकेशन में कैसे करते हैं, ठीक है। तो क्या करो, फर्स्ट फंक्शन, फर्स्ट को बाहर लिखा, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, साइन का क्या हो जाएगा माइनस कॉस, है ना, देख लेंगे बाद में, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, इसका डेरिवेटिव मतलब सीधे लिख लो आप, ऐसे करते हैं स्क्वायर ले लेते हैं ताकि अच्छे समझ आए, एक्स स्क्वायर था ये, एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो फर्स्ट फंक्शन हो गया एक्स स्क्वायर, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, बीच में इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन साइन एक्स डी एक्स,
अब भाई ये भी तो इंटीग्रल था, इसका भी तो dx आना चाहिए कहीं पे, तो होल dx मतलब एक्स स्क्वायर क्या हो गया माइनस कॉस एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ इसका डेरिवेटिव क्या हो गया 2x, 2x स्क्वायर क्या होता है 2x होगा ना, भूल गए, एक्स स्क्वायर एन एक्स एन माइनस वन, ठीक है 2x इंटीग्रेशन तो साइन डालेंगे ना, ये 2x हो गया, इसका क्या होगा साइन इसका माइनस कॉस एक्स और ये dx रह गया इसका dx तो ये इंटीग्रल खा गया, ये तो इंटीग्रल सॉल्व कर लिया हमने, खा गया, ये किसका dx है इस वाले इंटीग्रल का, ठीक है, जिसके अंदर हमने फर्स्ट को डिफरेंशिएट किया है। अभी तो सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, सॉल्व कैसे करेंगे सर, दोबारा ऊपर बन गया प्लॉट बन गया, ये तो दूर की बात है, ये तो जब हम सॉल्व करेंगे नहीं तो आपको मैथ्स में और एक्चुअली ना इंटीग्रेशन के बहुत सारे मेथड्स होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये मैंने को बताया कि दो फंक्शन है तो उसको प्रोडक्ट में हम कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ई एक्स एक्स फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ, फॉर्मूला लगाया ना, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको, ठीक है। इंटीग्रल तो ई एक्स ही हो गया इसका, माइनस इसका तो 1 हो गया, डी एक्स बाई डी एक्स इज 1, ठीक है। तो बचा क्या, ई एक्स का तो ई एक्स ही होता है, ये बचा, तो ये देखो पूरा सॉल्व हो गया, आप एक्स ई एक्स माइनस ई एक्स प्लस सी, ठीक है। ये इसलिए छोड़ा यहाँ पे क्योंकि ये तो मैथमेटिक्स स्टार्ट हो गई कि भाई अब तो दोबारा बन गया, उसे कैसे सॉल्व करेंगे, इंटीग्रेशन इज़ अ वेरी वास्ट टॉपिक और इसे सॉल्व करने के बहुत मेथड है, बट वो हम अभी फिजिक्स में लेकर नहीं आ रहे, हम मैथ नहीं पढ़ रहे। मैंने बस ये बताया कि इफ़ यू हैव अ कम्बिनेशन, अब ये तो मैंने हाइपोथेटिकल क्वेश्चन ले लिया, हाइपोथेटिकल केस ले लिया, फिजिक्स में रेयरली कुछ ऐसा केस आएगा जिसमें इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम हो जाए, आप समझो, फिजिक्स में हम फिजिक्स देखेंगे मैथ नहीं देखेंगे, तो मैंने हाइपोथेटिकल केस लिया तभी वो कुछ कॉम्प्लिकेटेड बनकर आ गया, ठीक है। ये तो बहुत सिंपल ऐसा बनकर ऐसा आ सकता है, देखो कितना सिंपल है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, इसको कई बार यूवी मेथड भी बोलते हैं, यूवी मेथड, यूवी युवराज सर है ना, यूवी मेथड, यू और वी ले लेते हैं उसमें कुछ खास बात, ठीक है। ओके तो इसको हाँ इसमें एक हाँ एक आईलेट, ये ना डिसाइड करने के लिए फर्स्ट फंक्शन कौन सा है, आई से होता है इनवर्स, इनवर्स फंक्शन होते हैं कुछ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के, एल से होता है लॉग, ए से एल्जेब्रिक, टी से ट्रिगोनोमेट्रिक, ई से एक्सपोनेंट। जो पहले है इसमें ऑर्डर में उसको पहले प्रायोरिटी देंगे। देखो एक्स स्क्वायर साइन एक्स में एक्स स्क्वायर एल्जेब्रिक था, साइन एक्स ट्रिग्नोमेट्रिक था, तो ट्रिग्नोमेट्रिक पीछे एल्जेब्रिक आ गया, तो मैंने एल्जेब्रिक को फर्स्ट फंक्शन माना, ठीक है। इसमें एक्सपोनेंट और एल्जेब्रिक था, तो एक्सपोनेंट तो लास्ट में एल्जेब्रिक आ गया, तो इसमें इसको फर्स्ट माना, जो इसमें प्रायोरिटी पे आ गया ना उसको हम फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, दूसरे को सेकंड, मतलब एफ जिसका करें ना, ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है, तो फर्स्ट एंड किसे मानेंगे, मल्टीप्लाई तो आगे पीछे कैसे भी लिख सकते हैं ना, तो इससे वो काम आता है आईलेट से, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं इसको पॉज करके। अब बच्चों जैसे हमने उसमें चेन रूल किया था ना, चेन रूल का इसमें भी कुछ ऐसा ट्रिग्नोमेट्री में होता है कि जैसे आपका कुछ ऐसा फंक्शन आ गया साइन 3x dx, हमें इसको इंटीग्रेट करना है। अब इस 3x को हम x मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, साइन x dx है ना, वैसे ये मैंने रॉन्ग लिखा है क्योंकि वेरिएबल सेम होना चाहिए, बट सिर्फ आपको समझाने के लिए, इमेजिनेशन के लिए मैंने कैपिटल X मान लिया। अब साइन x का क्या होता है कॉस x, सॉरी माइनस कॉस x, तो क्या आएगा इसका माइनस कॉस x, क्या हमने x माना था 3x, जिसको x माना है उसको डिफ्रेंशिएट करके डिवाइड कर देना है इसके साथ। हमने x किसे माना था 3x को मैं x माना था, 3x का डेरिवेटिव क्या होता है डी बाई डी एक्स ऑफ 3x इज 3 डिवाइड बाई 3 प्लस c, अरे डी बाई डी एक्स ऑफ x इसको माना, डी बाई डी एक्स ऑफ 3x
डी बाई डी एक्स 3x क्या होता है, 3 ही तो होता है, 3 बाहर आ गया, x बचा, उसका 3 बचा, तो उससे डिवाइड कर देना है, ठीक है। सेकंड जैसे cos x स्क्वायर डी एक्स, अब इसको x मान लो, ठीक है। तो cos x का क्या होता है, बार बार कह रहा हूँ ये ठीक नहीं लिख रहा मैं, बट आपको समझाने के लिए मैंने आपको शो कर रहा हूँ, तो ये माइंड में चलता है। cos x का क्या होता है, इंटीग्रल साइन x, x क्या माना था हमने, अब जिसको x माना है उसका डेरिवेटिव निकालो, 2x हुआ, डिवाइड बाई 2x कर दो, प्लस सी। थर्ड था आपका, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है कुछ ई एक्स स्क्वायर प्लस 4x डी एक्स, ठीक है। इसको आप ऐसे मान लो ई एक्स डी एक्स, ई एक्स का तो मुझे पता है ई एक्स ही होता है, तो ई एक्स का क्या आ जाएगा इंटीग्रल, ई एक्स, एक्स क्या माना था, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस सी। अब जिसको मैंने x माना था उसको मैं डिफरेंशिएट करूँगा, क्या मतलब करूँगा मैं करूँगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x, और जो वैल्यू आएगी उसको डिवाइड करूँगा, इस चीज़ को उससे डिवाइड कर दूँगा, क्या आएगा इसका 2x प्लस 4, ये आंसर हो गया। समझ आ रही है बात ना आपको, जैसे हमने चेन रूल किया था ना, जो जिसको आप x मानते हो उसको x मान के हमने एक फॉर्मूला तो लगा दिया, और फॉर्मूला लगाने के बाद जो x मानता है उसको आप डिफरेंशिएट करके डिवाइड कर दोगे, उसमें क्या करते हैं, उसमें मल्टीप्लाई करते थे, आप ध्यान दो डिफरेंशिएशन में, ठीक है। तो ये हो गया, मेरे ख्याल से और कुछ करने की ज़रूरत तो नहीं है इसमें, ठीक है, और तो कर लोगे। cos 2x4 प्लस 3x dx, इसको x मानो, cos का क्या होता है, साइन 2x4 प्लस 3x, डिवाइड कर दो, 4 2 ज़ार 8x क्यूब प्लस 3 प्लस सी। डिफ्रेंशिएट करना याद ना, इंटीग्रेशन में डिफ्रेंशिएशन करना है, उसको इंटीग्रेट मत कर देना, ठीक है। तो ये थोड़ी चीज़ें हैं। अब एक और छोटा मैं आपको बताऊंगा, थोड़ा सा सब्स्टिट्यूशन मेथड भी होता है, वो मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा कि ऐसा बहुत सारे मेथड है, सब्स्टिट्यूशन जरूर कराऊंगा, तो पॉज करके रब करता हूँ। हाँ जी बच्चों, एक मेथड होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब इसमें क्या है कि ना हमें सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है कई बार, जैसे अगर मेरे पास 3x अपॉन 2 प्लस एक्स क्यूब आ जाए, नहीं 2 प्लस स्क्वायर आ जाए dx, अब इसमें क्या मेरे पास इंटीग्रेशन में कोई डिवीजन वाला फॉर्मूला नहीं होता, अरे फोकस सेट नहीं किया, इंटीग्रेशन में मेरे पास ना कोई डिवीजन वाला फॉर्मूला नहीं होता, डिवीजन वाला, ठीक है। तो मैं डिवीजन फॉर्मूला कैसे लगाऊंगा इसमें तो मैं कुछ ना इसको सब्स्टिट्यूट करता हूँ, जैसे मैं बोलता हूँ लेट 2 प्लस स्क्वायर इज इक्वल टू टी, इसको कर दो डिफरेंशिएट दोनों साइड को विद रिस्पेक्ट टू टी, ये हो जाएगा। अरे ऐसे किया ना, डी बाई डी टी 2 प्लस एक्स स्क्वायर डी बाई डी टी को टी से तो ये कितना हो गया, ये तो कांस्टेंट है, ज़ीरो होगा, कोई भी वेरिएबल हो ज़ीरो हो गया, ठीक है, प्लस 2x dx पार्शियल, आपको क्या ये समझ आएगा, ये समझ आ रहा है। देखो एक्चुअली हमने यहाँ पे देखो वेरिएबल डी कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे मैंने एक्स स्क्वायर का क्या होता है 2x होता था, लेकिन जब वेरिएबल टू एक्स करते थे तो इसमें 2x तो हमने कर दिया, लेकिन अब वेरिएबल एक्स नहीं कर रहे, तो जो वेरिएबल है ना उसको आप dx बाई dt आपको लिखना पड़ेगा। मैथ में आप पढ़ोगे ना, डिटेल में पढ़ा नहीं पड़ा, आप ये समझ लो कि जब भी मैं किसी और वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूँ
ये दोनों वेरिएबल्स हैं। अगर तो मैं डी वाई बाई डी एक्स करता तो सिंपल आंसर मेरा 2x आ जाता, बट इस पर टी कर रहा हूँ ना, तो आपको लास्ट में डी एक्स इंटू डी टी डी एक्स अपॉन डी टी लिखना पड़ेगा। ये तो चलो रिस्पेक्ट टू टी था, वेरिएबल टी था तो ये 1 हो गया। बोलते हैं ना कि अगर एक्स होता तो उसका क्या होता है, डेरिवेटिव 1 होता है, ऐसे टी का डेरिवेटिव क्या होगा, रिस्पेक्ट टू टी 1 ही हो जाएगा। ठीक है, 2x डी एक्स इक्वल टू आपको डी टी आ गया। तो मतलब क्या, मतलब आपके पास ये हमने इसलिए लिख लिया था, तो मतलब आपके पास एक्स डी एक्स क्या हो गया, डी टी बाई टू, नीचे ले जाओ। तो इंटीग्रेशन किस में चेंज हो गया, 3 को तो बाहर निकाल लो आप, एक्स डी एक्स के लिए क्या लिख दोगे आप, डी टी बाई टू, और 2 + x² को आपने क्या जूम किया था, टी, तो 1/t हो जाएगा यहाँ पे। तो देखो इसका ना वेरिएबल चेंज हो गया, इस इंटीग्रेशन का वेरिएबल ही बदल गया है। अब टी पहले x में था, अब टी में आ गया, तो कांस्टेंट को बाहर ले आओ, 2 को बाहर लिख दो, तो बचा डी टी बाई टी। ठीक है, तो 1/t का क्या होता था हमें पता है, log ई टी प्लस सी। अब t की वैल्यू पुट कर दो, 3/2 log ई टी क्या था, 2 + x², ये आंसर है। मतलब हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया सिंप्लीफाई करने के लिए। ठीक है, समझ गए ना। देखो एक और मैथ सब्स्टिट्यूशन मेथड है, मैंने बता दिया। फिजिक्स में ऐसा भी कम भी यूज़ होगा, बट होगा तो आपको आना चाहिए। अब इससे आगे मैं तो बताऊंगा नहीं, इससे आगे तो बहुत आगे फास्ट हो जाता है ना। तो आई होप आपको समझ आई होगी चीज़ें, और मैं आपको देख के बताऊँ अभी कि अभी 11, 12, 13 इस वीडियो में 13 बार मेरी वीडियो बीच में बंद हुई और 13 बार मुझे ट्रांसफ़र करके स्टार्ट करनी पड़ी। तो मुझे वीडियो रिकॉर्ड करते हुए 2.5 घंटे हो चुके हैं, और कंटेंट शायद थोड़ा सा था, बट मैंने कोशिश की वो कंटेंट ऐसा हो कि आपको समझ में आई चीज़ें। गर्मी भी बहुत हो रही है, समझ में आए तो हो सकता है आपको समझ आएंगे, फ़ायदा होगा उससे। मैं कट करके मुझे लगाना पड़ेगा, कहाँ पता नहीं कहाँ पे वीडियो कट हो गई थी, और मैं पढ़ाता गया, तो मुझे अब देखना पड़ेगा कहाँ पे सेट करूँ सब चीज़। ठीक है, तो ये बच्चों ये बेसिक इंटीग्रेशन था। एक्चुअली मैथ का इंटीग्रेशन फॉर्मूले की लिस्ट आपको मिल जाएगी कहीं पर भी, आप कर सकते हो। मैथमेटिकल पार्ट भी आप कर सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, कोई नया तो मैंने बताया नहीं। बट जो मैंने फिजिक्स से रिलेशन का बताया स्टार्टिंग में, जो मैंने डिफरेंशिएशन में बताया था लास्ट वीडियो में डिफरेंशिएशन का जो रिलेशन बताया कि क्यों ऐसा होता है, क्यों डी एस बाई डी टी आपको वेलोसिटी होता है, या फिर इंटीग्रेशन में क्यों वेलोसिटी इंटीग्रेशन आपको डिस्प्लेसमेंट देता है, क्यों भाई देता तो है, ये तो आप बता दें, पर क्यों देता है, वो चीज़ इंपॉर्टेंट है, वो चीज़ अच्छे से कर लेना। आई होप आपको समझ आएगा। ख़त्म, मैं लंच कर लूँ, 4:30 हो गए, तो चलो मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, कीप स्प्रेडिंग द नॉलेज।